कानपुर लिम्बोर्गिनी केस में बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने आखिरकार आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा, आखिरकार कानपुर पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इसकी पुष्टि कर दी है। शिवम मिश्रा को कोर्ट लेकर पहुंची है कानपुर पुलिस। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले हादसे के बाद लगातार उनके पिता से लेकर वकीलों तक के बयान सामने आ रहे थे कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहे थे, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। और इसको लेकर एक समझौते वाली याचिका अदालत में भी कल दे दी गई थी। एक ड्राइवर को भी शिवम के पक्ष की तरफ से अदालत के सामने पेश कर दिया गया था, मनोज नाम का ड्राइवर। लेकिन अदालत ने कल ड्राइवर की अर्जी को खारिज किया और साथ ही जो पुलिस की विवेचना थी उसी के आधार पर मामला आगे जब बढ़ा तो आखिरकार कानपुर पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से जानते हैं, विवेक कहां से हुई है ये गिरफ्तारी? कानपुर से ही गिरफ्तार किया गया है या फिर जैसा पिता ने पहले बताया था कि इलाज के लिए उनको दिल्ली भेज दिया है, कानपुर पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके आई है कानपुर? देखिए, अभी इसको लेकर के डिटेल्ड बहुत जानकारियां तो नहीं है, लेकिन जो तथ्य निकल के अभी फिलहाल जो चीज़ें जो दिख रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त कानपुर कोर्ट पर ही मौजूद हूं और ये जो सामने की तरफ में ये जो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, पारस हेल्थ जो लिखा हुआ है, इसमें ये HR नंबर की एम्बुलेंस है, यानी कि गुड़गांव से इसको लाया गया है और इसी एम्बुलेंस से कहा जा रहा है कि शिवम को लाया गया है। और अब जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उससे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं। शिवम को इसी गाड़ी से लाया गया? जी सर, नाम हमें सर नहीं मालूम है, लाए हैं हमें। कहाँ से लाए आप? पारस हॉस्पिटल से। पारस हॉस्पिटल, पारस पारस पारस। कहाँ पे है ये बिठूर रोड पे, बिठूर रोड। यहीं पे एडमिट थे? हाँ एडमिट थे बिठूर रोड पर। मालूम नहीं, हम 2 दिन छुट्टी पर गए थे, आज आए हुए हैं तो उनको लेके आए हुए हैं। अब एडमिट थे ये हमें नहीं मालूम सर। हाँ, डॉक्टरों की टीम भी आई साथ में? नहीं नहीं, और कोई नहीं, उनके घर के लोग हैं केवल बस। क्या दिक्कत थी? हम सर नहीं बता सकते, हम 2 दिन की छुट्टी पे आए हैं। आज निकले थे आप लोग वहाँ? मॉर्निंग में निकले भी आधा। पुलिस भी थी साथ में? पुलिस हाँ हाँ, कितने बजे पुलिस आई थी? ये तो हम लोग को रास्ते में मिली है। पुलिस रास्ते में मिली, मतलब आप लोग यहाँ आ रहे थे? पहले ही आप लोग यहाँ आ रहे थे, पुलिस रास्ते में मिल गई? तो देखिए, ये पारस हॉस्पिटल का कहना है बिठूर में ये हॉस्पिटल है जहाँ से लेकर के आए हैं। हालांकि ये पारस हॉस्पिटल पर ये जो एम्बुलेंस पे ये जो नंबर है HR 55 नंबर है और इसी से शिवम को लाया गया है। एक बार अंदर की तरफ में भी चलते हैं। इनका कहना ये था कि शिवम को इसी गाड़ी से लेकर के आ रहे थे और बीच में पुलिस मिली है और पुलिस उसके बाद डिटेन करते हुए कोर्ट लाई, क्योंकि कल जिस तरीके से जब वकील ने जो पक्ष रखा कि ये जो गाड़ी है वो मोहन चला रहा था और जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस के विवेचना में मोहन का नाम कहीं भी निकल के सामने नहीं आया है और शिवम को ही पेश होना होगा, तभी जो बेल होगी वो मिलेगी। और इसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण में शिवम को लाना पड़ेगा और उसी प्रकरण में कहीं ना कहीं ये डिटेन आज जो है शिवम यहाँ पर कोर्ट आ रहा था और उसके बीच में पुलिस बीच रास्ते से उनको अपने कब्जे में लेकर के यहाँ पहुँची। देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर नगर है ये और पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रही है। और थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले ही शिवम को जो पुलिस है वो यहाँ पर लेकर के आई है और शिवम अपना पक्ष रखने के लिए संभवतः वो कोर्ट पहुँच रहे थे। तो मतलब अभी तक विवेक ये कहा जाएगा ना कि चालाकी बरती जा रही थी, पैंतरेबाजी, कानूनी जो लूप होल है कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी शिवम के पक्ष की तरफ से। पुलिस से बचने की कोशिश में सीधे अदालत में आकर सामने आकर बेल की ये जुगत थी, जिसको बीच में ही कानपुर पुलिस की तरफ से डिरेल कर दिया गया कि कानपुर पुलिस बीच में पहुंच गई। विवेक, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब चूंकि कल जब कोर्ट ने ये बात कह दी, जज ने साफ तौर पर ये बात कह दी थी कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की योजना में शिवम गाड़ी चला रहा था और जो बेल एप्लीकेशन थी उसमें मोहन का नाम था, इसलिए कोर्ट ने साफ कहा कि शिवम को ही सामने आना पड़ेगा, प्रस्तुत होना पड़ेगा। और पिछले 2 दिनों से जो बीमार होने की बात कही जा रही थी, उनके पिता द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो दिल्ली गया है। हालांकि अभी जिस तरीके से जो एम्बुलेंस चालक है उसने कहा कि बिठूर से वो लेकर के आ रहा है, बिठूर के एक पारस अस्पताल से वो लेकर के आ रहा है। अब क्या वो दिल्ली से यहाँ आ चुका
कहा था यहाँ से वो यहाँ आया है या फिर यहीं वो बिठूर में ही था, इसको लेकर के अभी जो सवाल है वो शिवम बताएगा। इसको लेकर कुछ जानकारियाँ हैं वो अभी थोड़ी देर बाद जब कोर्ट परिसर से लोग निकलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जब जज ने ये बात कह दी थी कि शिवम को प्रस्तुत होना ही पड़ेगा, उसके बाद शिवम आज अपनी जो बेल एप्लीकेशन है, शिवम के वकील आज शिवम को यहाँ पर लेकर के आ रहे थे। उसी बीच में पुलिस ने डिटेन करते हुए पुलिस के साथ वो अब यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखना होगा कि अंदर कोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं और क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं। हालांकि एक चीज़ पुलिस की तरफ से अभी कुछ कहा जा रहा है विवेक? नामा भी देखिए, फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सोर्स बेस्ड जो जानकारी निकली है कि डिटेन पुलिस ने जब वो रास्ते में यहाँ आ रहा था उस बीच मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ विवेक। तस्वीरें आ गई हैं, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, यही वो आरोपी शिवम मिश्रा है। और देखिए कैसे हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रहा है ये, और पुलिस ने इसे अपने घेरे में लिया हुआ है। और ये तो यहाँ अस्पताल की तस्वीर ही लग रही है, मतलब पुलिस की टीम अस्पताल में ही पहुंची थी और अस्पताल से ही पुलिस की टीम इस आरोपी शिवम मिश्रा को लेकर निकली है। लेकिन ये अस्पताल कानपुर में ही, पिता की तरफ से पहले मीडिया को बताया गया था कि उनके बेटे को उन्होंने दिल्ली भेज दिया है, वो दिल्ली में इलाज करा रहा है, लेकिन ये तो कानपुर में ही निकला, कानपुर के अस्पताल में ही था शिवम मिश्रा, और वहीं से पुलिस इसको लेकर बाहर आती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, काले कपड़ों में लड़का जो बिल्कुल बीच में नजर आ रहा है, जिसे दो लोगों ने सहारा देकर पकड़ा हुआ है। एक तरफ खाकी पहने हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सादे कपड़ों में एक शख्स नजर आ रहा है। तो यही वो शिवम मिश्रा है, बड़े कारोबारी के मिश्रा का बेटा, जिस पर आरोप है कि लैम्बोर्गिनी कार ये खुद लड़का चला रहा था और इसी ने हादसे को अंजाम दिया। हालांकि कल तक हम आपको बता रहे थे कि कैसे पैसा बोलता है, कैसे पैसे के रसूख के जरिए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश शिवम मिश्रा के पक्ष की तरफ से की जा रही थी। उनके पिता से लेकर उनके वकीलों की फौज तक सब आकर इस मामले को अलग दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जो पुलिस की विवेचना थी, जो पुलिस की जांच थी, उसी के आधार पर अदालत ने इस मामले को आगे बढ़ाया। अदालत की तरफ से कहा गया कि शिवम मिश्रा को खुद आना होगा अदालत में अगर उनको बेल चाहिए तो। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीर है, शिवम मिश्रा जो कानपुर के ही एक अस्पताल में था, वहां से पुलिस उसको बाहर लेकर आती हुई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार बने हुए। विवेक, ये तस्वीरें अस्पताल की हैं और यहाँ अस्पताल में ही पुलिस वाले नजर आ रहे हैं शिवम को लेकर आते हुए बाहर। तो मतलब कानपुर पुलिस अस्पताल पहुंची थी और वहां से फिर तो ये कहा जाएगा कि कानपुर पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर शिवम को अदालत में पेश किया है। देखिए, उसमें दो तीन जो अलग अलग तस्वीरें हैं, उसमें दो तीन जो तस्वीर है वो कोर्ट परिसर की तस्वीर है और एक दो और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो सरकारी अस्पताल की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि बीच में वो सरकारी अस्पताल से उसका मेडिकल चेकअप करा करके यहाँ लाए हो, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। अभी तथ्यात्मक, क्योंकि पारस अस्पताल की वो तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, वो इमरजेंसी वार्ड, वो सरकारी अस्पताल जैसा दिख रहा है जो तस्वीरें निकल के सामने, और कुछ तस्वीरें जो हैं वो कोर्ट परिसर की दिख रही हैं। और जिस तरीके से जो ड्राइवर है गाड़ी का, एम्बुलेंस का, उसने ये बताया कि वो वहाँ से निकला था अस्पताल से और बीच रास्ते में पुलिस मिली है। तो हो सकता है कि एम्बुलेंस से जब वो निकला हो और उस दौरान पुलिस को पता चला हो कि वो कोर्ट परिसर में समर्पण करने के लिए जा रहा है और उस दौरान पुलिस ने उसको जो है डिटेन कर लिया। और उसके बाद क्योंकि तमाम तौर पर जो बातें वो कही जा रही थी कि उसकी तबीयत नहीं सही है, तो उस एहतियातन जो है उसको संभवतः जो है वो वहाँ ले जाया गया हो और उसके बाद हॉस्पिटल से फिर उसको यहाँ पर लाया गया है। तो ये जो दो तीन तस्वीरें निकल के सामने है, उसमें एक सरकारी अस्पताल की तस्वीर दिख रही है और कोर्ट परिसर की तस्वीर दिख रही है। पर फिलहाल पिछले 10 मिनट पहले से वो कोर्ट परिसर में मौजूद है। अब देखना होगा कि कोर्ट परिसर में क्या चीजें होती हैं और जज के सामने क्या वो अपने तथ्य रखता है। सरकारी अस्पताल की तस्वीरें लग रही हैं, अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और हो सकता है पुलिस मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गई हो। देखिए, पुलिस मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल तब लेकर जाती है अमूमन जब पुलिस की तरफ से किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसे में कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस उसका मेडिकल करवाती है और फिर जब अदालत में पेश किया जाता है उस आरोपी को, तो फिर अदालत से पुलिस इस पूरे मामले में रिमांड की मांग करती है। देखिए, क्रम अमूमन यही रहता है।
कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस मेडिकल कराती है और मेडिकल के बाद अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड मांगती है। अब अगर यहां पर पुलिस मेडिकल कराने के बाद लेकर गई है शिवम को कोर्ट में, तो फिर देखना होगा कि पुलिस की तरफ से अदालत के सामने क्या शिवम की रिमांड मांगी जाएगी। हालांकि देखिए अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, अभी तक तो यह भी नहीं पता है कि पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया है या नहीं। अभी तक इस मामले में यह नहीं पता है कि शिवम मिश्रा कहां था, पुलिस के कब्जे में शिवम मिश्रा कब आया। इन तस्वीरों में पुलिस के साथ जरूर शिवम मिश्रा नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब साफ तौर पर सामने नहीं आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। लगातार इस खबर को एक मुहिम के तौर पर एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा था। हम सवाल ये उठा रहे थे कि साहब कानून की नजर में तो सब बराबर होने चाहिए ना, कोई अमीर कोई गरीब, अमीर के लिए कानून अलग, गरीब के लिए कानून अलग, ये तो इस देश में नहीं चलेगा। और यही एबीपी न्यूज की जो मुहिम है वो रंग लाई है। पैसा बोलता है, कल तक जो नजर आ रहा था, पैसे के दम पर सब कुछ मैनेज कर ले जाएंगे ये। अच्छा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है शिवम मिश्रा की। विवेक के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। विवेक, गिरफ्तार कर लिया गया है शिवम मिश्रा को, इसमें कोई इफ एंड बट अब नहीं है। जी बिल्कुल, जो अभी निकल के जानकारी सामने आ रही है उसमें कानपुर की जो ग्वालटेली थाने की पुलिस है उसने घर से गिरफ्तार किया, इस तरीके की कुछ जानकारी सोर्स दे रहे हैं। हालांकि अब इसमें देखिए, अभी जिस तरीके से जो एम्बुलेंस वाला बात कर रहा था कि वो पारस हॉस्पिटल से लेकर के आ रहा है, अब पुलिस की है कि हमने घर से गिरफ्तार किया है, तो अभी स्थितियाँ थोड़ा सा और स्पष्ट होने की ज़रूरत है। जब वकील सामने आएंगे, पुलिस सामने आएगी, उसके बयान सामने आएंगे, तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कुछ सोर्सेज ये भी बात कर रहे हैं कि पुलिस ने ग्वालटोली थाने की पुलिस ने घर से जो है वो गिरफ्तार किया है, पर एम्बुलेंस चालक जिस तरीके से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से लेकर के आ रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि जब दोनों पक्ष सामने आते हैं स्पष्ट तौर पर, तो क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं और क्या वो बताते हैं कि कहाँ से ले आया गया और पिछले लगभग 72 घंटे से शिवम कहाँ था। क्योंकि लगातार हमने देखा कि संडे की घटना थी और उसके बाद से तब से शिवम जो है वो गायब था। पिता ने कहा कि सोमवार को जो है उसको दिल्ली जो है वो भेज दिया गया था और उसके बाद 2 दिन से जब पुलिस उनके घर गई तो पुलिस को शिवम नहीं मिला। और हालांकि जब उनके पिता ने अपनी अलग अलग जो बातें कही, जिसमें ये था कि शिवम की तबीयत नहीं सही थी, इस कारण उसको यहाँ से दिल्ली भेज दिया गया, उसका इलाज चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब फिलहाल जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि फिलहाल उसकी गिरफ्तारी जो है हो गई है, पुलिस की गिरफ्तारी में तो वो आया है, पर कहाँ से हुआ है गिरफ्तार, क्या चीज़ें हुई हैं, ये तथ्यात्मक तौर पर पुलिस और शिवम जब दोनों सामने आएंगे, वकील सामने आएंगे, तो तथ्यात्मक तौर पर ये सारी जानकारियां भी और निकल के सामने आएंगी। देखिए, जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी से पहले पुलिस की तरफ से मेडिकल कराया जाता है। और जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि सरकारी अस्पताल की तस्वीरें लग रही है, तो बहुत मुमकिन है कि अदालत में पेशी से पहले लेकर गए हैं आरोपी को मेडिकल कराने के लिए पुलिस वाले, और उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। और मेडिकल कराने के बाद अब पुलिस जो है अदालत के सामने पेश कर रही है आरोपी शिवम मिश्रा को। फिलहाल शिवम मिश्रा अदालत में है। अदालत में ये मामला कितनी देर में सुनवाई के लिए आएगा, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में ये बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी शिवम मिश्रा। कल तक पिता की तरफ से, शिवम के वकीलों की तरफ से शिवम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। बाकायदा एक ड्राइवर मनोज को भी अदालत के सामने पेश कर दिया गया और शिवम के पक्ष की तरफ से बताया जा रहा था कि दरअसल ये गाड़ी चला रहा था, लेकिन अदालत ने उस अर्जी को नहीं माना और अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर शिवम मिश्रा को बेल चाहिए तो फिर उसको खुद अदालत के सामने आना होगा। और ऐसे में एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, कब तक मामला सुनवाई के लिए आ पाएगा? अभी भी कोर्ट में मौजूद है शिवम पुलिस की टीम के साथ? जी बिल्कुल, देखिए शिवम इस वक्त पुलिस की टीम के साथ मौजूद है और अंदर कोर्ट में ही है। हालांकि अभी जो सुनवाई है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक जो चीज़ जिसको लेकर के कन्फ्यूज़न था वो अब क्लियर हो चुकी है कि शिवम को उसके घर से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो ये बात पुष्ट हो गई है, शिवम को उसके घर से गिरफ्तार किया पुलिस ने और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया है और मेडिकल कराने के बाद फिर उसको यहाँ पर पेश किया गया है। यानी कि जो शुरुआती तौर पर जो ड्राइवर की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं गलत है और शिवम को उसके घर से
से गिरफ्तार करने के बाद उसको जो आप जो बात करी थी, जो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है कि घर से गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद फिर उसको यहाँ पर कोर्ट परिसर में लाया गया। पर अगर वो तस्वीरें आप देखिए तो किस तरीके से शिवम पुलिस के साथ, पुलिस के कंधों पर कहीं ना कहीं चलते हुए आगे निकल के आ रहा है। यानी कि तबीयत खराब करने की जो बात या रहने की जो बात पिता की तरफ से कही जा रही थी, उसी को आगे बल देता हुआ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि मेडिकल में क्या चीज़ें निकल के सामने और कोर्ट के सामने या यहाँ पर जो है कोर्ट में क्या तथ्य जो है शिवम के वकील और शिवम जो है वो रखते हैं। क्योंकि वकीलों ने जिस तरीके से पूरा का पूरा जो तथ्य रखा था कि मोहन ही गाड़ी चला रहा था और उसके बाद समझौतानामा जो शामिल हुआ था उसमें भी ये बात थी कि मोहन गाड़ी चला रहा था, शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। लेकिन उसमें भी अपने आप में चीज़ें चेंज हैं, क्योंकि पहले दिन की जो एप्लीकेशन थी तौफीक की तरफ से, उसमें यह बात था कि शिवम गाड़ी चला रहा था और उसके बाद 2 दिन बाद ये आया कि मोहन गाड़ी चला रहा है। तो क्या किसी तरीके से दबाव में ये कहा जा रहा है कि मोहन गाड़ी चला रहा था? तो ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो जिस पर कोर्ट में भी फिलहाल बहस होगी। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट में विवेक, जो आप बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि साहब गिरफ्तारी जो है शिवम मिश्रा की, वो कानपुर में जो उसका आवास है वहीं घर से हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पिछले 90 घंटे से जो शिवम मिश्रा फरार था, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस को चकमा दे रहा था। नहीं, बिल्कुल आज की गिरफ्तारी तो घर से हुई है। अब चकमा दे रहा था कि नहीं, इसको लेकर के पुलिस फिलहाल जांच करेगी और जो तमाम जो अलग अलग डिटेल्स के आधार पर पुलिस जांच करती है, सर्विलांस के आधार पर जांच करती कि क्या वो यहाँ था या वो जिस तरीके से दिल्ली में जाने की बात उसकी कही गई, दिल्ली में उसके डॉक्टर के पास, तो क्या वो वहाँ गया था या नहीं गया था, ये तमाम जाँच का विषय है। पुलिस अपनी जाँच में ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद तथ्यात्मक तौर पर जो जानकारियाँ वो देगी। पर फिलहाल आज की जानकारी यही है कि वो अपने घर से ही गिरफ्तार किया उसको पुलिस ने। ग्वालटोली थाने की पुलिस, जिस थाने में पूरा का पूरा वाकया हुआ था, जिस थाने में उसकी गाड़ी खड़ी है, उसी थाने की पुलिस ने सुबह उसके घर से जाकर के उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उसको यहाँ पर कोर्ट लाया गया है। तो कानून के जानकार क्या बता रहे हैं? ये सारा का सारा दबाव अदालत की वजह से ही बन पाया, क्योंकि हमने तो इससे पहले भी कानपुर पुलिस को देखा है कैसे वो शिवम मिश्रा के आवास के बाहर मेन गेट पर बस थपथपाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो कानपुर पुलिस वापस लौट जाती है। अब शिवम मिश्रा को भी ये समझ में आ गया था कि बच निकलना शिवम मिश्रा का मुश्किल है, इसी वजह से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है शिवम मिश्रा की। विवेक, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आया और उसके बाद पुलिस ने हिलाहवाली करनी शुरू करी और उसके बाद एबीपी न्यूज़ ने जिस तरीके से तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और उसके बाद कहीं ना कहीं लखनऊ, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया। सीएम तक ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया और सीएम ने सीपी को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना में जो भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए। और उसके बाद सीपी जो है वो एक्टिव हुए और सीपी ने पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो शुरू करी। और इसी के बाद हमने ये भी देखा कि जो वहाँ का इंस्पेक्टर था उसको लाइन हाजिर भी किया गया, क्योंकि इंस्पेक्टर के ऊपर इस बात का आरोप था कि उसने जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो शिवम मिश्रा के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको दिया। क्योंकि जब वो गाड़ी लेकर के आए और उसके बाद गाड़ी को किस तरीके से चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था, लोगों के साथ बदतमीजी करी बॉडीगार्ड्स ने और उसके साथ ही साथ गाड़ी को किस तरीके से जो उससे गाड़ी को जो है वहाँ पर सेफली रखा गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को जब वीडियोस वायरल हुए और उसके बाद सीपी ने जो इंस्पेक्टर था उसको लाइन हाजिर किया और उसके बाद इस पूरी जो विवेचना है, जो डीसीपी ने जब अपने हाथ में पूरी विवेचना ली और डीसीपी ने तथ्यात्मक तौर पर यह बात देखा कि जब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों के आधार पर और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ के आधार पर ये बात तय हुई, ये बात निकल के सामने आई कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब शिवम के पिता के मिश्रा ग्वालटोली थाने आए और उन्होंने थाने पे आकर के जो अपनी बात रखी कि कोई भी अगर ये कह रहा है कि शिवम गाड़ी चला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, उसके बाद सीपी की तरफ से डीसीपी को कहा गया कि डीसीपी अपना बयान दे और डीसीपी ने ये बात साफ तौर पर फिर से सामने आकर के कही कि जो विवेचना है वो हमारा हिस्सा है। विवेचना में हमने ये पाया है कि शिवम ही गाड़ी चला रहे। और उसके बाद कहीं ना कहीं कल जब हमने देखा कि कोर्ट में वकीलों की तरफ से तथ्य रखे गए कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, तो कोर्ट से भी फटकार जो है वो मिली और उसके बाद अब मजबूर होकर के कानून के सामने झुकना पड़ा शिवम को। और अब मजबूर होकर के शिवम, हालांकि जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया, लेकिन अब शिवम को फिलहाल अब यहाँ लाया गया है क्योंकि विवेचना में शिवम का नाम निकल के सामने आया था कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। अब देखना होगा कि यहाँ पर कोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं और जज के सामने जब बात होगी तो शिवम अपना क्या तथ्य रखता है और उसके बाद जज की तरफ से क्या कहा जाता है।
बिल्कुल, ये तो एक तरीके से सफेद झूठ था ना, जो कहानी शिवम के पक्ष की तरफ से बनाई जा रही थी, जो बात पिता कह रहे थे, शिवम के वकील कह रहे थे। क्योंकि देखिए आप, जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी, उसमें एक व्यक्ति सवार है और ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा खुद बैठा हुआ नजर आ रहा था। हादसे के बाद की कितनी सीसीटीवी की ऐसी तस्वीरें या लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस तरीके के वीडियोस बना रखे थे जिसमें साफ नजर आ रहा था कि शिवम मिश्रा ही है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, गाड़ी में दूसरी तरफ और कोई भी नहीं बैठा हुआ है और शिवम मिश्रा को उसके बाउंसर्स बाहर निकाल रहे हैं। इतनी तस्वीरें, इतने वीडियोस होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है वाला मामला है। ये पैसे के जोर पर इस मामले को रफा दफा करने की, इस मामले को भटकाने की कोशिश शिवम मिश्रा के पिता, उनके वकीलों की टीम की तरफ से की जा रही है कि पूरी उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी कि शिवम तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर का नाम मनोज था, उस ड्राइवर को भी कोर्ट में पेश कर दिया गया। लेकिन आखिरकार कल जब मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत की तरफ से इस थियरी को खारिज किया गया। अदालत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अगर बेल चाहिए तो शिवम मिश्रा को सामने आना होगा। और इस बीच कानपुर के पुलिस अधिकारी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। जी, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी, मैं इसको ठीक करके दोबारा आपको सुनवाती हूँ। डीसीपी हैं ये और जो अतुल श्रीवास्तव इनका नाम है। इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर है वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। शिवम मिश्रा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का आप इसको असर कहिए, ये मुहिम थी, हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे थे और हमने पहले दिन से आपको बताया कि देखिए किस तरीके से, क्योंकि कीमत 9 से 10 करोड़ लैम्बोर्गिनी कार की होती है जिस गाड़ी से हादसा हुआ था। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही सामने निकल कर आई थी कि हादसे के बाद जो घायल हैं उनसे ज्यादा फिक्र जो है वो लैम्बोर्गिनी कार की जा रही थी। बाकायदा बाउंसर्स की निगरानी के अंदर लैम्बोर्गिनी गाड़ी को जो थाना है वहां खड़ा किया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, भीड़ से जो ड्राइवर था उसको बचाकर ले जाते हैं उसके बाउंसर्स, ये कहते हुए कि इसको तो हार्ट अटैक आ गया है, इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। और उसके अगले ही दिन से पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वही हुआ है। शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल अदालत में मौजूद है शिवम मिश्रा। देखना होगा अदालत का क्या रुख रहता है शिवम के मामले में। दिल्ली में जो पाखंडी तांत्रिक उर्फ कमरुद्दीन है उसको लेकर नया खुलासा हुआ। कमरुद्दीन ने दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में कांड किया था। 2025 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्ज हुई थी एफआईआर। फिरोजाबाद में 2 युवकों को जहरीला पदार्थ इसने दे दिया था। तंत्र मंत्र के नाम पर 2 युवकों से काफी पैसे इसने ऐंठे थे। 8 मई 2025 को युवकों को गड़े धन का झांसा देकर इसने बुलाया। 9 मई 2025 को फिरोजाबाद दोनों युवकों के शव मिले थे। मृतकों के परिवार का आरोप था तंत्र मंत्र के नाम पर पहले इसने ठगी की और बाद में दोनों को जहर देकर मार दिया। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का, बीएनएस की धारा 123 यानी किसी व्यक्ति को जहर बेहोशी की दवा देने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में कमरुद्दीन को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी और बाद में जांच के दौरान पुलिस ने पाया ये भी हत्या ही थी। और जब चार्जशीट फाइल की गई तो उसमें हत्या की बात कही गई थी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, मतलब अब इस पाखंडी बाबा कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद इसकी एक काली करतूतें हैं एक एक करके जो सामने आ रही हैं मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस तरीके से कल ही हमने ये खुलासा किया था कि इसके ऊपर कत्ल के 3 मुकदमे और हैं, 2 उत्तर प्रदेश के और 1 राजस्थान का। तो उत्तर प्रदेश का जो ये मामला है वो सामने आ चुका है। साल 2025 में एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 2 युवक थे जिनको ये झांसा देता था, लगातार उनसे पैसे ऐंठ रहा था और उनको ये झांसा दिया इसने कि गड़ा जो धन है उसको निकालेगा, उसके लिए पूजा करनी होगी, जिसके लिए इसने उन दोनों युवकों को अपने घर पर बुलाया। और जब घर पर वो दोनों पहुंचे तो उन दोनों को वही लड्डू जो कार में बैठे लोगों
लोगों को दिया था, इसने वही लड्डू उनको खिलाया और उसके बाद ये वहाँ से मौके से फरार हो गया। जब परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे तो अगले दिन दोनों की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। शुरुआत में तो इस मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और जब जांच आगे बढ़ाई गई तो जांच में ये सामने आया कि दोनों का कत्ल जो है वो कमरुद्दीन ने किया था और चार्जशीट जो थी वो पुलिस ने 302 यानी कि कत्ल की धाराओं में ही पुलिस ने फाइल की थी। लेकिन हाई कोर्ट से कमरुद्दीन ने बेल ले ली थी और उसके बाद फरार हो गया था। फरार होकर के वो यहाँ लोनी इलाके में रह रहा था, जिसके बाद उसने 3 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया। तो अभी कमरुद्दीन 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और ये कोशिश कर रही है जानने की क्या सिर्फ उसने यही कत्ल किए हैं या इसके अलावा भी किसी और वारदातों में शामिल रहा है, क्योंकि लगातार जो जांच में सामने आ रहा है कि वो शहर बदलता रहा है, कभी कहीं रहता है कभी कहीं रहता है और इसी तरीके से लोगों को झांसा देता है। कभी धन वर्षा का झांसा देता है तो कभी वो झांसा देता है कि जमीन में खड़ा हुआ धन निकाल देगा और जहरीले लड्डू खिला करके उसके बाद वो फरार हो जाता है। फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। जी, सवाल ये भी बड़ा हो जाता है मनोज कि जिस तरीके से ये 3 हत्याएं पहले कर चुका था। पीरागढ़ी यहाँ पर जब 3 शव मिले एक कार के अंदर, जांच हुई तब ये कमरुद्दीन जो है वो पाखंडी पुलिस की गिरफ्त में आया। क्या कोई इसका साथी भी है? और मोडस ऑपरेंडी इसका जो उत्तर प्रदेश में था, जो दिल्ली पीरागढ़ी वाले मामले में था, राजस्थान में भी क्या इसी तरीके से वही जहर वाला लड्डू देकर ही इसने लोगों को मारा है? जी बिल्कुल, देखिए मोडस ऑपरेंडी जो है इसकी वो अभी तक बिल्कुल सेम ही निकल करके आई है जो उत्तर प्रदेश में इसने किया और दिल्ली में किया, लेकिन राजस्थान वाली जो एफआईआर है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है और राजस्थान में जो मुकदमा है वो भी पुराना बताया जा रहा है। साल 2014 की जो बात है वो बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस की जो एक टीम है वो राजस्थान पुलिस के संपर्क में है, धौलपुर पुलिस के संपर्क में है और कोशिश कर रही है जानने की कि आखिरकार वो कौन सी फैमिली थी जिसको इसने मौत के घाट उतारा था। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कमरुद्दीन 5 दिन की रिमांड पर है। एक एक करके उससे पूछताछ की जा रही है और तमाम खुलासे इस मामले में लगातार होते जा रहे हैं। तो आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज बांग्लादेश के सियासी इतिहास में सबसे खास आम चुनाव हो रहे हैं। करीब 18 महीने पहले जेन जी की बगावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी और उसके बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और अब आज बांग्लादेश की आवाम देश का नया प्रधानमंत्री, अपनी नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रही है। बांग्लादेश में ये 13वें संसदीय चुनाव हो रहे हैं जिसके लिए मतदान हो रहा है। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। इन दोनों दलों का कुछ छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन है। बांग्लादेश की संसद की कुल 300 सीटों में 299 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। करीब 2000 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बीएनपी कुल 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जमाते इस्लामी 225 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। मतदान के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये पहला चुनाव है और ये भी पहली बार हो रहा है जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में नहीं लड़ रही, क्योंकि उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार में जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिस तरह भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई है और पाकिस्तान की बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ी हैं, उस सब को देखते हुए भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश के चुनाव पर हैं। एक और बड़ी बात यह है, आज बांग्लादेश में चुनाव के साथ साथ संसदीय सुधार के लिए जनमत संग्रह भी हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के ऐतिहासिक चुनाव की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ढाका से एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे पल पल का अपडेट भेज रहे हैं। वहां से जमीनी हालात और लोगों की मिजाज से जुड़ी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव जारी है। लगातार मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ अदीबा हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। अदीबा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया, हो गया। दिस इज माय साइन। दिखा सकती हैं? या किन मुद्दों पर आज आप वोट डालने के लिए बाहर निकली हैं? क्या सोच कर निकली हैं कि बांग्लादेश में क्या होना चाहिए? टोटल डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, जो भी लीडर हो वो हमारे लिए काम करे, वो आम जनता के लिए काम करे। हमारी जो देश में अस्थिरशील जो सिचुएशन है स्टेबल हो, अनस्टेबल सिचुएशन स्टेबल हो, सब ठीक ठाक हो,
यही सोच के आए हैं। जो उम्मीदें हैं आपकी, उन उम्मीदों पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको खरी उतरती हुई नज़र आ रही है कि उन उम्मीदों को वो पॉलिटिकल पार्टी पूरा कर सकती है, बीएनपी या जमात इस्लाम? This is very difficult to say. A very difficult question. Don't know. Let's see. I think. Let's see. Let's wait for the results. और शेख हसीना इस चुनाव में नहीं है, अवामी लीग हिस्सा नहीं ले पा रही है, तो बांग्लादेश की जनता क्या सोच रही है? क्या उन्हें इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए? लेना तो चाहिए था. Because past few years we couldn't vote properly. So this time this is a new experience. So सब लोग आए हैं वोट देने के लिए. हमारे सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद हैं और जरा विशाल से ही इस बात को समझते हैं. विशाल, करीब 18 महीने की सियासी उथल पुथल के बाद अब सियासी स्थिरता तलाशता बांग्लादेश इन चुनाव के जरिए नजर आ रहा है. सवाल यह है कि आज के चुनाव को लेकर किस तरीके का उत्साह बांग्लादेश के आम मतदाता में नजर आ रहा है? रोमाना, देखिए, बांग्लादेश के आम मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह इस वक्त इस वोटिंग को लेकर नज़र आ रहा है. मैं सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं. स्थानीय समय के मुताबिक जब सुबह 7:30 बजे यहां पर वोटिंग की शुरुआत हुई, उससे पहले ही बड़ी तादाद में मतदाता पहुंच गए थे. और एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये पोलिंग बूथ के बाहर का एरिया है. लगातार सुबह से यहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही है. मतदाता अपनी पर्चियाँ लेकर बूथ तक पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. हमने बहुत से मतदाताओं से बातचीत की, खासतौर पर जो पहली बार के मतदाता हैं. कई लोग पहली बार अपना वोट यहां पर डाल पा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. उनका एक ही ये कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ये वो चाहते हैं. बांग्लादेश में स्थिरता आए और राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की उतार चढ़ाव बांग्लादेश की राजनीति में दिखाई पड़ती है, उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बांग्लादेश की आम जनता प्रभावित होती है. तो आप देखिए, बड़ी तादाद में रोमाना यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं. थोड़ी देर पहले तारिक रहमान ने अपना वोट डाला है, मोहम्मद यूनुस ने अपना वोट डाल दिया है. और अभी तक बांग्लादेश में जो हमें रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग हिस्सों में वोटिंग लगातार जारी है. बड़ी तादाद में आम बांग्लादेशी नागरिक घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी सरकार चुन रहे हैं. 18 महीने बाद ये चुनाव दोबारा यहाँ पर हो रहे हैं और इस बार तस्वीर ये बदली है कि अवामी लीग चुनावी मैदान में नहीं है. बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच सीधा मुकाबला है. एक तरफ तारिक रहमान है, दूसरी तरफ शफीकुर रहमान है. इन दोनों की लड़ाई में बांग्लादेश की जनता किसे चुनती है, वो हम तमाम लोगों से बातचीत यहाँ पर करेंगे, जो आम मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं. क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर हुसैन. क्या मुद्दे हैं इधर? बीएनपी भालो. तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग राय लोगों की निकल कर आ रही है. इस वक्त इस पोलिंग बूथ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं. सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रोमाना. ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बांग्लादेश की जो बीजेपी है वो पोलिंग बूथ का दौरा लगातार कर रही है. कुछ लोग यहाँ पर और हैं, उनसे पूछते हैं. दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुल इस्लाम फराजी. नूर इस्लाम, वोट डाल दिया आपने? ना, वोट डालने के लिए जा रही हो. अच्छा, क्या यहाँ पर इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं चुनाव में? ये मेरा पर्सनल. मैं वोट डालने का नहीं पूछ रहा हूँ, मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है, क्या होना चाहिए बांग्लादेश जो चलने से अच्छा चल रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है. तो देखिए रोमाना, यहाँ पर वोट डालने के लिए बड़ी बात यह है कि मैं सुबह से देख रहा हूँ मतदाताओं में उत्साह है और महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई. कुछ महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो मना कर रहे हैं, बात नहीं कर रही हैं. और भी यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ. एक्सक्यूज मी मैम, आप वोट डालने जा रही हैं, क्या बदलाव यहाँ पर आप देख रही हैं बांग्लादेश में? People are actually interested to come into the waiting center to vote. That's the positive thing. Yeah, we are all excited about the voting. क्या होगा बांग्लादेश में आज शाम, कौन सरकार बनाएगा? We want change definitely, and we don't know. We are also waiting for the new government. क्या करना चाहिए जो बांग्लादेश में नई सरकार बने, उसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? There should be a lot of new changes, especially for the youth, new development systems, new reforms for all type of peoples. भारत के साथ संबंधों को लेकर नई सरकार को क्या करना चाहिए? It should be neutral, like a neighboring country. That's it. Thank you. Thank you so
सो मच। तो देखिए रोमाना, यहाँ पर मतदाता लगातार घरों से निकल रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जमात और बीएनपी के बीच कांटे की टक्कर है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अकेले बीएनपी आज सरकार बना पाएगी बांग्लादेश में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका तारिक रहमान के लिए है। साल 2001 के बाद ये पहला मौका होगा जब बीएनपी के लिए बहुत कुछ चीजें उसके फेवर में दिखाई दे रही है। अवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर है, बीएनपी के साथ एक सहानुभूति का फैक्टर है, पुराना राजनीतिक दल है बीएनपी, खालिदा जिया का निधन हुआ है, उसका सहानुभूति वोट तारिक रहमान के साथ नजर आता है। लेकिन जमात इस्लामी ने जो एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, यूथ वोटर किस तरफ जाएगा वो बहुत कुछ आज डिसाइड कर सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास विशाल। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश में, ये जो चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, इस दौरान बड़ी खबर बीएनपी की तरफ से मतदान में धांधली का आरोप लगाया गया। बीएनपी ने जमात पर धांधली का आरोप लगाया है। बीएनपी मतलब तारिक रहमान की पार्टी, तारिक रहमान की पार्टी की तरफ से जमात इस्लामी पर वोटिंग के दौरान धांधली के आरोप लगाए गए हैं। तो बांग्लादेश जहां पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में मतदान वाले दिन ये धांधली के आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें तारिक रहमान खुद कुछ देर पहले पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर, उन्होंने वोट डाल दिया है और इस दौरान बीएनपी की तरफ से वोटिंग के दौरान धांधली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर जरा अपडेट लेते हैं। विशाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जानते हैं विशाल से। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? मतदान वाले दिन ये धांधली के आरोप भी बीएनपी की तरफ से जमात पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बीएनपी के मीडिया सेल की तरफ से थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया गया एक वीडियो डाला गया जिसमें जमात इस्लामी पर बैलेट के धांधली का आरोप बीएनपी की तरफ से लगाया गया है। कुछ पोलिंग बूथ पर बांग्लादेश के जहां पर जो पोस्टल बैलेट के साथ जो बैलेट पेपर है उन पर मुहर लगाने के आरोप यहां पर बीएनपी की तरफ से जमात इस्लामी पर लगाया गया है। तो देखिए बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक सबसे बड़ी चुनौती है और इसे बांग्लादेश का चुनाव आयोग किस तरह से संपन्न कराता है ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। आज शाम 4:30 बजे तक जो स्थानीय समय है, वोटिंग का समय है। लेकिन रोमाना, एक बार तस्वीरें और दिखा देता हूं। मैं मतदाताओं में यहां पर बड़ी संख्या में उत्साह देख पा रहा हूं, चाहे किसी भी आयु वर्ग। बता रही है किस तरीके का उत्साह बांग्लादेश में इस वक्त मतदाताओं में नजर आ रहा है, खासतौर से जो युवा मतदाता है, जो महिलाएं हैं, बढ़ चढ़कर आज वोटिंग में हिस्सा लेती हुई, क्योंकि बांग्लादेश के लिए आज का ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। देखिए संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसद इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर विपक्ष का ये प्रदर्शन संसद भवन परिसर में जारी है। लगातार विपक्ष की तरफ से जब से इंडिया यूएस डील हुई है, इस ट्रेड डील को ट्रैप डील कहकर निशाने पर लिया जा रहा है और आज भी उसी तर्ज पर वो बड़ा सा बैनर हाथ में लेकर जिसमें ट्रैप डील लिखा हुआ है, नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सांसद नजर आ रहे हैं। यूएस ट्रेड डील पर संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष वो मौजूद है, केसी वेणुगोपाल दिखाई देंगे, मानिक टैगोर आपको दिखाई देंगे, मुकुल वासनिक आपको दिखाई देंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव की पूरी टीम यानी समाजवादी पार्टी के सभी सांसद आपको दिखाई देंगे। जोरदार नारा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि अन्याय नहीं सहेंगे, एमएसपी बढ़ाओ, किसान बचाओ का नारा लगाया जा रहा है। बड़ा सा बैनर, बड़ा सा पोस्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ट्रैप डील यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर बड़ी सी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो बैनर पोस्टर लेकर सांसद यहाँ पे पहुंचे हैं उसमें सीधे तौर पे ये लिखा है कि यूएस डील विफल, सरकार किसान बर्बाद का नारा लगाते हुए सांसद यहाँ पे नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरों में तमाम विपक्षी दलों के नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग यही है कि जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील हुई है वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर यही सवाल उठाया था और सरकार की ओर से जवाब आया कि ऑथेंटिकेट कीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम ऑथेंटिकेट करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी लेकर आने वाली है सरकार यानी कि रिजिजू। और संसद भवन के भीतर जोरदार प्रदर्शन विपक्षी दलों के सांसदों का चल रहा है। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि आज राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन को लेकर नोटिस भेजा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। कल बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया। ट्रेड डील पर नोकझोंक के बीच राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर।